हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में आप सभी अवेयर होंगे, इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है। बेसिकली जो चैप्टर हम डिस्कस करते हैं अपवाह तंत्र एवं जल संसाधन, उसके अंतर्गत एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट जो बांध हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों के पास पहुंच सके जो अभी आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं इस वीडियो का, ऑल मेजर डैम्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डैम हैं उन सभी को हम राज्यवार समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बांध कौन से राज्य में है। साथ में जो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है पास्ट के कुछ ईयर्स में, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बांध किस नदी पर बनाया गया है और क्या कुछ विशेषताएं हैं बांध की। तो इन सारी बातों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में हमारे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अपने जीएस फैकल्टी को आप जान सकते हैं बेसिकली, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सब इंस्पेक्टर और यूजीसी नेट एग्जाम का एक्सपीरियंस है मुझे, जो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्चुअली मैंने बी किया था, इंजीनियरिंग किया था, और उसके बाद क्योंकि रुझान जो है वो जीएस के सब्जेक्ट्स की ओर ज्यादा बढ़ने लगा और बिकॉज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन देन मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया और 3 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर किसी प्रकार की मेंटोरशिप आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग या फिर अदर जीएस के सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। अब डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमको समझना है इंडिया के प्रमुख बांधों के बारे में। तो बांध होते क्या है पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बांध बेसिकली क्या है? बांध एक एक्चुअल में ऐसी संरचना है जो नदी पर या किसी जलधारा के प्रवाह पर बनाई जाती है, ताकि जो पानी है ना उसको एक स्थान पर क्या कर सके, संग्रहित कर सके। और इस संग्रहित करने के बाद पानी का क्या किया जाएगा, कुछ तो उपयोग होगा पानी का, इस कारण से इसे संग्रहित किया जा रहा है। तो नदी पर या किसी जलधारा के प्रवाह को रोककर एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है बांध का निर्माण करके। और निर्माण किया जा रहा है बांध का तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बांध निर्माण के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, तो सबसे प्रमुख जो बातें हैं वो तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि सिंचाई के लिए एक्चुअल में हमें चाहिए ढेर सारा पानी, है ना। और नदी में पानी तो लगातार प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो क्यों ना उसे एक स्थान पर एकत्रित किया जाए इस इमेज के जैसे, और उस पानी का फिर हम उपयोग करें सिंचाई के लिए। तो इस बांध को जब बनाया जाएगा तो बांध में कई सारे गेट्स होते हैं, आपको पता है। और बांध के स्थान पर आपको कई सारे नहरें भी देखने को मिल सकती है। इन नहरों को बनाया जाता है इसलिए ताकि पानी को किया जाए डाइवर्ट और कृषि के लिए इसका उपयोग किया जा सके। न केवल सिंचाई की बात करते हैं बल्कि बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं उनको भी पानी की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भी बांध का निर्माण करके पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल विद्युत उत्पादन यानी कि हाइड्रो पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो जल विद्युत उत्पादन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बांध का निर्माण करें और पानी का फ्लो फिर लगातार हम टरबाइन को, मतलब टरबाइन को घुमाने के लिए पानी का फ्लो तो हमें जरूरी है, मैंडेटरी है। तो यहां पर जल विद्युत के उत्पादन करने के लिए भी बांध का निर्माण किया जाता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांध के निर्माण के बाद आपको पर्यटन जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। पर्यटन के लिए ही बांध का निर्माण किया जाता है ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन बांध का निर्माण का एक जो रिजल्ट है वो टूरिज्म सेक्टर में भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो बांध निर्माण के पीछे कई सारे पर्पस हो सकते हैं, चाहे सिंचाई की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, जल विद्युत उत्पादन की बात करें, है ना। तो काफी सारे उद्देश्य इसके पीछे होते हैं। और बेसिकली बांध है क्या ये आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप में से काफी सारे लोग बांध के बारे में ना जान रहे हो, है ना। बांध के कुछ प्रकार को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बांध के बारे में तो हमने समझा कि नदी के पानी को या किसी जलधारा के पानी को एक जगह पर रोककर एकत्रित किया जा रहा है ताकि उस पानी का उपयोग अदर एक्टिविटीज में किया जा सके, चाहे हम सिंचाई की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, मतलब कृषि के लिए ही सिंचाई किया जा रहा है बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें उद्योग धंधों के लिए या जल विद्युत उत्पादन की बात करें या
पीने के लिए पानी की आपूर्ति की बात करें तो डिफरेंट बेसिकली पर्पस हो सकते हैं बांध निर्माण के। लेकिन बांध को बेसिकली अगर हम प्रकार की बात करें तो बेसिकली इसको ना तीन टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रकार की बात कर रहे हैं ना, तो बांध को मुख्यतः तीन तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं? एक तो सामग्री के आधार पर, मतलब बांध को बनाया जा रहा है तो उसमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, इस आधार पर इसके टाइप्स होते हैं। अब बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे तीन टाइप्स। जैसे कि एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिट्टी द्वारा निर्मित बांध, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है अर्थेन डैम। अर्थेन डैम उस डैम को कहा जाता है जिसका निर्माण मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर का प्रयोग करके किया गया है, ठीक है। तो ये मिट्टी द्वारा निर्मित बांध हो गया। दूसरा जो अगर टाइप की बात हम लोग करें तो इसे कहते हैं रॉक फिल डैम। नाम से आपको समझ आएगा, इस डैम का निर्माण बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों का प्रयोग करके किया जाता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन है आज के टाइम पर वो है कंक्रीट डैम, जिसका निर्माण किया जाता है कंक्रीट के प्रयोग के चलते, ठीक है। तो अगर हम सामग्री के आधार पर बांध को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो इसके तीन टाइप है। एक तो हो गया अर्थेन डैम जिसका निर्माण है बेसिकली मिट्टी का प्रयोग करके किया जाता है। दूसरा होता है रॉक फिल डैम, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों का प्रयोग करके जब डैम बनाया जाए तो उसे कहेंगे रॉक फिल डैम। और तीसरा है कंक्रीट डैम, जब कंक्रीट के द्वारा ही बांध का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं कंक्रीट डैम। क्लियर है? ये तो बात होगी सामग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें आकार या डिजाइन के आधार पर बांध कितने प्रकार के होते हैं, तो आकार की बात करें, डिजाइन के आधार पर अगर बात करें तो बांध के होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि एक होता है जिसे कहा जाता है ग्रेविटी डैम, हिंदी में इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बांध। गुरुत्वाकर्षण बांध ना आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसका जो बेस है, फॉर एग्जाम्पल इधर से पानी का फ्लो आ रहा है, इसको रोकना है तो यहां पे बनाया जाएगा गुरुत्वाकर्षण बांध। इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा वाइड रहेगा और इसका जो शीर्ष भाग है वो आपको सकरा देखने को मिलेगा कंपेयर टू इसके बेस के। तो बेस जो है ना इसका वो होता है काफी ज्यादा वाइड, आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है। और इस प्रकार से इधर पानी फ्लो आते जाएगा, इसको रोकने का काम करेगा। तो इस प्रकार के जो डैम होते हैं जिनका बेस काफी चौड़ा होता है उसे कहा जाता है ग्रेविटी डैम, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बांध, ठीक है। जैसे कि हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो गुरुत्वाकर्षण डैम का एक एग्जाम्पल है ना। तो ये ध्यान में रखना। मैक्सिमम जो आपको डैम देखने को मिलेंगे इंडिया में, अगर हम सामग्री के आधार पर बात करेंगे तो वर्तमान में जो डैम बनते हैं सब कंक्रीट पर ज्यादा बेस्ड होते हैं, तो कंक्रीट वाले डैम ज्यादा बनते हैं, ठीक है। डिजाइन के आधार पर बात करें तो एक तो होता है ग्रेविटी डैम, दूसरा जो आपको टाइप देखने को मिलेगा वो है आर्क डैम, हिंदी में इसे कहते हैं मेहराब बांध। आर्क डैम जैसे कि इस प्रकार से एक पहाड़ आप देख रहे हैं, इधर से एक पहाड़ आप देख रहे हैं, ये कैसी जगह पर बनाए जाएंगे, इसके पीछे साइड से अगर पानी आ रहा है नदी का, तो आर्क डैम का निर्माण आर्क शेप में किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको डैम देखने को मिलेगा आर्क शेप में। और आर्क शेप में बनाने के पीछे का पर्पस ये कि जो पानी जो आ रहा है पीछे साइड से, ये ज्यादातर अपना आप दबाव जो है वो ना ये आर्क डैम के दोनों जो किनारे है वहां पर डालने की कोशिश करता है। अगर बांध को आर्क शेप में बनाया जाए तो पीछे से नदी जलधारा का जो प्रवाह है वो बांध के किस किनारे पर अपना सबसे ज्यादा दबाव डालेगा, तो दोनों किनारे पर। और दोनों किनारे पर आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। इस तरह से आर्क डैम का निर्माण यहां पर किया जाता है जहां पे बड़ी घाटियां या पहाड़ है। इसका एक एग्जाम्पल है इडुक्की बांध। ये न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला आर्क डैम है। ध्यान में रखना, न सिर्फ भारत का बल्कि ओवरऑल पूरे एशिया का पहला आर्क डैम। कौन सा? इडुक्की बांध। ये आपको मिलेगा केरल में, ठीक है। तो ग्रेविटी डैम हो गया, आर्क डैम हो गया। इसके अलावा और कुछ टाइप की बात करें तो एक होता है बैराज। बैराज भी आपको देखने को मिलेगा। बैराज जो होता है ना बेसिकली उसमें कई सारे गेट्स लगे होते हैं, इसकी हाइट काफी कम होती है और इसको बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है कि पानी को बहुत ज्यादा स्टोर करना है। ये पानी को स्टोर तो करेगा ही थोड़े मात्रा में, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, पानी को डाइवर्ट करता है।
ठीक है। ये डाइवर्जन डैम का एक एग्जांपल है। डाइवर्जन बांध ऐसे बांध होते हैं जो पानी को डाइवर्ट करते हैं, तो वैसे ही बैराज जो है डाइवर्जन डैम का एग्जांपल है, जो पानी को डाइवर्ट करने के लिए, इसकी पानी की दिशा बदलने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फरक्का बैराज का हम एग्जांपल ले ले। फरक्का बैराज जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? हुगली नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली गंगा नदी पर देखने को मिलेगा, ताकि उसका जो पानी है उसको हुगली नदी की ओर डाइवर्ट किया जा सके। इस कारण से फरक्का बैराज बनाया गया है। आप पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इसको देखेंगे, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये फरक्का बैराज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो गंगा नदी पर बनाया गया। और इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच काफी विवाद भी रहता है, क्योंकि जो पानी गंगा नदी पर जाना चाहिए उस पानी को भारत फरक्का बैराज के माध्यम से हुगली नदी पर डाइवर्ट कर रहा है, ताकि जो वाटर फ्लो है हुगली नदी पर, जिस पर बेसिकली कोलकाता पोर्ट एक्चुअली बसा हुआ है ना, जिसका विकास कोलकाता पोर्ट का अगर हम बात करें तो हुगली नदी पर है ये। अब जितना ज्यादा वहां पर पानी रहेगा उतना ज्यादा पोर्ट अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इस कारण से फरक्का बैराज भी काफी ज्यादा विवादों में रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये आकार या डिजाइन के आधार पर हम इसके, तो वैसे तो कई सारे टाइप्स है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ग्रेविटी डैम है, आर्क डैम है, बैराज है। इसके अलावा एक और जो प्रकार की मैं बात बताऊं आपको, तो वो है बट्रेस डैम। बट्रेस डैम ऐसे डैम को कहा जाता है जहां पर बेसिकली देखो, ग्रेविटी डैम में तो बेस जो है उसमें काफी ज्यादा कंक्रीट है, लेकिन जब बेस कुछ इस प्रकार से रहे, मतलब ज्यादा चौड़ा ना रहे, लेकिन इसके पीछे अगर इधर से पानी का फ्लो है, तो इस पानी के फ्लो को ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक प्रकार से हम कंक्रीट के जो वॉल देख रहे हैं, ये पानी के दबाव को तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि इसका बेस ज्यादा चौड़ा तो है नहीं। तो इसको सहारा देने के लिए पीछे की ओर ना कंक्रीट के कुछ इस प्रकार से सीट लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये कंक्रीट का जो बेसिकली हम, अगर मैं आपको कुछ इस प्रकार की इमेज में दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, वॉल है ना पूरा, और इसके पीछे हम मान लेते हैं पूरी बड़ी वाटर बॉडी है। जब इसको सहारा देना है तो यहां पर बेसिकली आपको इस प्रकार से ना अलग अलग शील्ड देखने को मिलेंगे कंक्रीट के, जो इसको सहारा देने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे साइड से तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, एक प्रकार से बेस देने का काम कर रहा है, उसको सहारा देने का काम कर रहा है। तो ऐसे डैम को कहा जाता है बट्रेस डैम। ये एक ही जगह पर सहारा नहीं देंगे, बहुत बड़ा अगर डैम काफी लंबा है तो बीच बीच में खाली खाली जगह छोड़ दिया जाएगा और फिर सहारा देने का काम किया जाएगा। अब इसको बनाने में जो लागत है वो ग्रेविटी डैम से कम आती है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं ग्रेविटी डैम जो है उसका बेस काफी ज्यादा चौड़ा होता है। जितना लंबा जो बेसिकली बांध होगा उतनी ही चौड़ाई तक बेसिकली हमको देखने को मिलेगा। कंक्रीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, बट्रेस डैम में कंक्रीट का इस्तेमाल कम होता है। बट ज्यादातर अगर हम लोग बात करें तो ये जो डैम है वो ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, कंक्रीट डैम ही ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लॉन्ग होती है इस कारण से। तो ये तो हम बात करें आकार या डिजाइन के आधार पर डैम। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें उद्देश्य के आधार पर, पर्पस क्या है डैम बनाने के पीछे, तो पर्पस की अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा उद्देश्य है, तो उद्देश्य के आधार पर डैम काफी सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन के लिए डैम बनाया गया, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, सिंचाई के लिए डैम बनाए जा सकते हैं, है ना? तो ये इसके कुछ टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। नाउ हम बात करते हैं बांध के प्रकार को, तो हम डिस्कस कर ले हमारा जो मेन आज के लेक्चर का जो फोकस है वो क्या होने वाला है, कि इंडिया के कौन कौन से प्रमुख बांध है, कौन कौन से राज्य में है वो, और कौन कौन से नदी पर बनाए गए हैं, क्या क्या विशेषता है उनकी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बेसिकली अगर हम लोग बात करें भारत के प्रमुख बांध की, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं मैप में। मैप में डिस्कस करें इंडिया के, इस मैप में तो नहीं हो पाएगा। बेसिकली अगर इसको हम लोग थोड़ा जूम आउट करें तो इसको अलग अलग सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर आपने हमारी पिछली क्लास को अगर देखा होगा, जिसमें हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को समझा इंडिया के मैप में, इसी प्रकार से हम इंडिया के प्रमुख जो बांध है उसको भी मैपिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भारत के प्रमुख बांध को हम लोग समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके एक एक सेक्शन कवर करेंगे। इंडिया का नॉर्थ कर लेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट कर लेंगे, फिर सेंट्रल पार्ट, फिर साउथ पार्ट। इस प्रकार से बांध को डिस्कस करते चलते हैं, जैसा एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
उत्तर भारत में मेनली हिमालयन स्टेट्स में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ना लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बांध है वो डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, लद्दाख से करते हैं। तो नदी भी हम समझेंगे और कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बांध है उसको भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता होगा कि लद्दाख से एक प्रमुख नदी होकर के गुजरती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, है ना। और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो बेसिकली आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपको चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है। बोखर चू ग्लेशियर है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ये ग्लेशियर ठीक वहीं पे है जहां पर आपको मानसरोवर झील देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिंधु नदी पर, और सिंधु की एक सहायक नदी भी है छोटी सी, सिंधु की जो सहायक नदी है छोटी सी, इसका नाम है सुरु नदी। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आपको याद रखना है दो प्रमुख बांध। एक बांध जो है वो सुरु नदी पर है, ठीक है, जिसका नाम है चूटक, ठीक है। ये जो बांध है ये कौन सी नदी पर है, ये है सुरु नदी पर। तो सुरु नदी पर जो बांध है उसका नाम है चूटक। और एक जो बांध आप देखेंगे वो सिंधु नदी पर ही है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही। इस बांध का जो नाम है वो है नीमू बाजगू। नीमू बाजगू ये जो बांध है कौन सी नदी पर है, ये है सिंधु नदी पर। लेकिन खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि चूटक बांध सुरु नदी पर है और सुरु नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की सहायक नदी है। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर चूटक जो बांध है वो सिंधु नदी पर है और अगर आपको ऑप्शन में सुरु नदी ना मिले तो इसका आंसर सिंधु नदी ही लेना है, ठीक है। ध्यान में रखना है क्योंकि सुरु नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर डैम की हम बात करें तो वो है चूटक और नीमू बाजगो। दोनों के नाम आपको याद रखने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दो ही प्रमुख बांध है यहाँ पर, कहां पर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं कहां पर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बात करते हैं, सिंधु के बाद सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, एक झेलम नदी है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, वेरीनाग झील से होता है, जम्मू कश्मीर में ये प्रवाहित होती है और फिर ये चले जाती है कहां पर, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे एक नदी आएगी कौन सी, चिनाब नदी, जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से मिलकर बनती है। हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होगा, फिर इंटर करेगी जम्मू कश्मीर में, फिर इंटर करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फिर झेलम नदी आकर के मिल जाती है किसमें, सिंधु, सॉरी, बेसिकली अगर बात करें चिनाब नदी पर, ठीक है। तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया। तो पहले तो झेलम के अंतर्गत आने वाले बांध के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो झेलम नदी पर एक प्रमुख बांध है जिस बांध का नाम है तुलबुल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है तुलबुल, तुलबुल परियोजना। और ये जो बांध है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है। साथ में इसके बारे में आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में एक काफी फेमस झील है, कौन सी झील है, वूलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर, है ना, सबसे बड़ी लेक है। तो वूलर झील पर ही झेलम नदी का जो पानी है ये वूलर झील में जाता है, ठीक है। और इस झील के किनारे पर ही जो डैम है वो है तुलबुल डैम या तुलबुल परियोजना। क्लियर है, झेलम नदी पर है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा उरी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप सभी जानते होंगे, उरी सर्जिकल स्ट्राइक की मूवी भी आई है, आपने देखी भी होगी काफी सारे लोगों ने। उरी जिस स्थान पर है ना, उस स्थान पर ही एक डैम बनाया गया है, झेलम नदी पर ही है ये डैम भी, है ना। और स्थान कौन सा है, उरी, इस कारण से डैम को भी उरी डैम कहा जाता है, उरी परियोजना कहा जाता है। क्लियर है। तो तुलबुल की बात करेंगे, उरी की बात करेंगे, है तो दोनों जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब एग्जामिनर पूछे कि कौन सी नदी पर है भाई ये डैम, तो बताना है कौन सी नदी, झेलम नदी पर है, ठीक है, दोनों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झेलम की एक सहायक नदी भी है, छोटी सी सहायक नदी है। इस सहायक नदी का नाम क्या है, किशन गंगा।
तो किशनगंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है और इस डैम का नाम भी क्या है? किशनगंगा। ठीक है, किशनगंगा नदी का नाम है। इस नदी पर एक डैम बनाया गया है, डैम का नाम भी क्या है? किशनगंगा। तो ये डैम भी कहां है? जम्मू कश्मीर में है। झेलम की सहायक नदी है कौन सी? किशनगंगा। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा ना किशनगंगा डैम कौन सी नदी पर है, ऑप्शन में किशनगंगा ही दे देगा तो काफी आसान हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन में क्या दिया जाता है? झेलम नदी। और जैसा सेम ट्रिक काम करेगा, जैसे कि चूटक जो बांध है सुरु नदी पर है, लेकिन ऑप्शन आएगा सिंधु नदी, तो हम आंसर लेंगे सिंधु नदी। इसी प्रकार से किशनगंगा बांध कौन सी नदी पर है पूछा जाए तो ध्यान में रखना है तो किशनगंगा नदी पर ही, लेकिन अगर ऑप्शन में झेलम नदी रहेगा तो हम राइट आंसर क्या लेंगे? झेलम नदी, क्योंकि झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। क्लियर? तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर ये तीन प्रमुख बांध याद रखना है, किशनगंगा, तुलबुल और उरी। जम्मू कश्मीर में और भी बांध है, लेकिन अब देखेंगे दूसरी नदी पर। झेलम के नीचे कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी का उद्गम हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चंद्रा और भागा दो रिवर्स है जो आपस में एक स्थान पर मिलते हैं जिसका नाम है तंडी, और उसके बाद इस नदी को कहा जाता है चिनाब नदी। चिनाब नदी फिर प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश में थोड़ी दूर और उसके बाद इंटर करती है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इंटर की, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित हुई, इसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर करती है, और जब पाकिस्तान में जाएगी तब झेलम नदी चिनाब पे आकर के मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि चिनाब में कौन कौन से बांध है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो चार प्रमुख बांध के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से बांध हैं इसको हम इधर की ओर लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है बगलीहार। ये सभी बांध जम्मू कश्मीर में है और सभी के सभी बांध चिनाब नदी पर है। ठीक है, दूसरा है सलाल, और यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है क्योंकि आप सभी को पता है सिंधु जल समझौता जो 1960 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था, जिसके तहत जो ऊपर की जो तीन नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का जो 80% वाटर का जो एक्सेस था वो पाकिस्तान को प्राप्त था, जबकि नीचे की तीन नदियां रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% पानी का जो अधिकार था वो भारत के पास था। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1960 के इस समझौते को भारत ने रद्द कर दिया है अपने तरफ से बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, या बोल सकते हैं पाकिस्तान का जो टेरर अटैक जो इंडिया पर किया गया, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, उसका ही एक काफी महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार की ओर से लिया गया, जिसमें भारत ने एक्चुअल में सिंधु जल समझौते को ही रद्द कर दिया। तो जो बाइंडिंग था भारत के ऊपर 80% पानी तो उधर सप्लाई करना भैया, उसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया है ना। अब जब मर्जी है हम पानी सप्लाई करेंगे, जब मर्जी है नहीं करेंगे। तो इसके चलते ये जो सभी जो बांध है ना सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों पर जो बने बांध है वो अपने आप में हो जाते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, तो बगलीहार काफी फेमस डैम है, तो याद रखना बगलीहार, सलाल, ये सबसे प्रमुख बांध है। वैसे भी यहां से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट टाइम पर न्यूज में होने के चलते। बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती और रादले, ये चारों बांध हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में है। चारों के चारों बांध कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ना चिनाब के बाद हम नीचे आ जाएंगे और अब हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित डैम के बारे में। क्लियर यहां तक? तो चिनाब के बाद जो नदी हम देखेंगे जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही हो रहा है, कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम तो होता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन रावी नदी फिर हिमाचल प्रदेश के बाद थोड़ा ट्रेवल करती है पंजाब में और फिर इंटर करेगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब ये जाएगी तो फिर ये भी किसमें मिल जाएगी? ये भी मिल जाएगी किसमें? चिनाब नदी में। ठीक है, और फिर चिनाब नदी इस प्रकार से हो रही है प्रवाहित, इसमें एक नदी और आकर के मिल जाएगी और उस नदी का नाम आप सभी को पता है, कौन सी नदी है? सतलज नदी है। तो सतलज नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील के पास एक झील है राकस ताल, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, वहां से उद्गम होता है। सतलज फिर इंटर करती है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद ये इंटर करती है पंजाब में। पंजाब में इंटर करने के बाद ये इंटर करती है पाकिस्तान में और फिर ये चिनाब में आकर के मिल जाएगी, है ना। और उसके बाद ये जो नदी है ये किस में आकर के मिलती है? सिंधु नदी में आकर के मिलती है। क्लियर है? यहां तक आपको ध्यान में रखना। और सतलज की एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम भी कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश के बाद ये ट्रेवल करती है कहां पर, पंजाब में। और पंजाब में ये बेसिकली हरिके नामक इस स्थान में मिल जाती है, किससे, सतलज से। तो अगर जिनको इन नदियों के नाम अगर नहीं पता है तो मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूं यहाँ पे। ये जो नदी है ये है सिंधु नदी। फिर हमने डिस्कस किया झेलम नदी के बारे में। झेलम के नीचे जो नदी है वो है चिनाब नदी। चिनाब के नीचे हम देख रहे हैं रावी नदी। ठीक है, रावी के नीचे हम देख रहे हैं व्यास नदी। और व्यास के नीचे जो नदी हम देख रहे हैं वो कौन सी है, सतलज नदी। क्लियर। ये प्रमुख नदियां हैं और नदियों के वाइज हम बेसिकली डैम को देखते चल रहे हैं, साथ में राज्य भी देखते चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं रावी नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध हैं। देखो, रावी नदी पर एक इंपॉर्टेंट डैम हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये जो डैम है इस डैम का नाम है चमेरा। ठीक है, इस डैम का नाम क्या है, चमेरा। तो इसको मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। सॉरी, चमेरा नाम है इसका। ठीक है, चमेरा जो बांध है रावी नदी पर है। नदी की अगर बात करें तो, राज्य की अगर बात करेंगे तो कौन से राज्य पर है, राज्य की बात करेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। 1 मिनट। क्लियर है। तो अगर बेसिकली अगर हम लोग बात करें किसकी, राज्य कौन से राज्य में, अगर पूछा जाएगा चमेरा जो बांध है कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में है। और अगर पूछा जाएगा कि भैया नदी कौन सी है जिस पर चमेरा बांध है, तो रावी नदी पर है। ठीक है, फिर रावी नदी इंटर कर रही है पंजाब में, और पंजाब में भी हमको प्रमुख बांध देखने हैं। तो एक बांध का नाम आपको याद रखना है, काफी फेमस है। इस बांध का नाम है थीन बांध। क्या नाम है, थीन। इंग्लिश में थीन का मतलब होता है पतला, लेकिन ये जो थीन है इसका मतलब है गांव। एक बेसिकली पंजाब में एक गांव है, पठानकोट जिले के अंतर्गत आता है। इस गांव का नाम है थीन, तो बांध का नाम भी क्या हो गया, थीन बांध। कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है, पंजाब राज्य है। ठीक है, और जब बेसिकली बांध बनाया जाएगा तो बहुत बड़ा जलाशय भी देखने को मिलेगा पीछे में, तो उस जलाशय का भी कुछ कभी कभी नामकरण कर दिया जाता है। तो थीन बांध जो कि थीन गांव में है, रावी नदी पर है, कहा, कौन से राज्य में है, पंजाब में है। ठीक है, बनाने के बाद जो पीछे बहुत बड़ा जो जलाशय बना, उस जलाशय का नाम है रंजीत सागर। ठीक, तो जो पीछे में बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी बनी, जो झील बन गई, उसका नाम क्या है, रंजीत सागर। राणा रंजीत सिंह के नाम पर बेसिकली इसका नामकरण किया गया, रंजीत सागर। इसके बाद रावी जो नदी है और आगे की ओर प्रवाहित होती है, और थीन बांध के और आगे चले जाएंगे तो यहां पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज मतलब मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जो रावी नदी का पानी जा रहा है पाकिस्तान की ओर, वहां पर बना दिया गया एक बैराज, ताकि पानी को डाइवर्ट करके पंजाब के जो अदर एरियाज है, जो कृषि के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर सिंचाई करना, तो वहां तक पानी पहुंचाने के लिए बैराज बनाया गया। उस बैराज का नाम क्या है, इस बैराज का नाम है शाहपुर कंडी बैराज। शाहपुर कंडी बैराज। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तगड़ा विवाद है, नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है उसकी बॉर्डर के पहले इंडिया ने बना दिया डैम, कहां पर, रावी नदी पर, और पानी को डाइवर्ट कर रहा है अपने एरिया में। तो जो पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है। बट भारत, अब देखो, ये तो 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसको तो भारत ने रद्द किया, वो तो अभी की बात है। लेकिन डैम, ये जो शाहपुर कंडी बैराज है, इसको भारत पहले से बना रहा है। पीछे इसके रीजन ये है कि भैया सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु झेलम चिनाब का ही 80% वाटर देना है ना, रावी व्यास सतलज के 80% वाटर पर तो इंडिया का अधिकार है, 20% पर ही पाकिस्तान का अधिकार है। भैया हम तो अपने 80% पानी का यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं डैम बनाएंगे, हम लोग डैम बनाएंगे भी, पानी को डाइवर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से शाहपुर कंडी बैराज बनाया गया। कहां पर है ये, पंजाब में है। नदी कौन सी है, ध्यान में रखना, रावी नदी। क्लियर। तो रावी नदी पर 3 बांध हम लोग देख रहे हैं, चमेरा,
तीन बांध शाहपुर कंडी बैराज, दो है पंजाब में, एक चमेरा है हिमाचल प्रदेश में। इसके नीचे आ जाते हैं तो व्यास नदी है। व्यास नदी का उद्गम हो रहा है व्यास कुंड से, जो कि हम देख रहे हैं बेसिकली कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और फिर ये इंटर करेगी पंजाब में, और फिर हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी पर जो प्रमुख बांध आपको देखने को मिलेगा वो आपको याद रखना है पोंग बांध। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, पोंग बांध। ये किसमें है, व्यास नदी पर है। पोंग बांध है तो एक और बांध का नाम याद रखना, उसका नाम है पंडोह। ठीक है, पोंग बांध, पंडोह बांध, दोनों कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यहां से प्रश्न, ऐसे नहीं है कि फालतू में हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी सारे प्रश्न यहां से आए हुए हैं पहले के एग्जाम में। तो पोंग बांध कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। पंडो बांध भी व्यास नदी पर है। दोनों में पी वाला फैक्टर है, काम करेगा। ठीक है, पोंग है, पंडो है। राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। और जब व्यास नदी मिल जाएगी सतलज से पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, तो यहां पर एक बनाया जाएगा क्या, बैराज। बैराज मतलब पानी को किया जाएगा डाइवर्ट, और इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। काफी ज्यादा फेमस है, आप में से काफी सारे लोगों को ये बात पता होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग। तो हरिके बैराज बेसिकली हमारी जो क्लास चल रही है रिविजन के लिए चल रही है ना, ताकि आप रिवाइज कर सके चीजों को। आपका जो अपकमिंग एग्जाम है वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो हरिके बैराज के बारे में याद रखना है, कहां पर है, पंजाब में है। और कहां पर बनाया गया है, व्यास और सतलज नदी के संगम पर बनाया गया है। ठीक है, और जब पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है तो नहर भी निकाली जाएगी, तो यहां से एक काफी फेमस नहर निकाली गई है, और इस नहर का जो नाम है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। क्या बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में फैक्ट ये है कि ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, हरिके बैराज से नहर निकाली गई है। 649 किलोमीटर के लगभग इसकी टोटल लेंथ है। 649 किलोमीटर के लगभग टोटल लेंथ, अगर हम बात करें किसकी, इंदिरा गांधी नहर की। कहां से निकाली गई है, हरिके बैराज से निकाली गई है, जो कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर बनाया गया है। क्लियर है, बैराज मतलब डैम है एक टाइप का, लेकिन पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है यहां पर। ठीक है, मेन फोकस ये नहीं रहता कि पानी को स्टोर करना है, स्टोर तो करेंगे ही, लेकिन साथ में मेन जो फोकस है डाइवर्ट करना है। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी, जो सिंधु नदी बेसिकली अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख अंतिम नदी है वो है सतलज नदी। इसके अंतर्गत कौन कौन से बांध है, तो यहां पे भी बांध देख लेते हैं। देखो पंजाब से ही देखते हैं, एक तो हरिके बैराज हमने डिस्कस कर लिया, व्यास और सतलज के संगम पर है। एक प्रमुख बांध जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के सीमा पर है, और इसके बारे में आप सभी अवेयर होंगे, इस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, हम भाखड़ा नांगल एक साथ बोल देते हैं, लेकिन है एक्चुअल में ये दो बांध। एक जो बांध है वो है भाखड़ा बांध, और दूसरा जो बांध है वो है नांगल बांध। हम अगर बात करें तो भाखड़ा जो बांध है ना, जो मेजर डैम है, दोनों तो डैम हो गए। पहले भाखड़ा बांध बनाया गया है, और फिर थोड़ी दूरी के बाद नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, भाखड़ा बांध की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। अगर बात करें ना, ग्रेविटी डैम है। सबसे ऊंचा बांध अगर हम बात करेंगे तो कौन सा देखेंगे, टिहरी बांध देखेंगे। लेकिन ग्रेविटी डैम में सबसे ऊंचा अगर देखेंगे तो वो है भाखड़ा डैम, जो ओवरऑल भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 222.5 मीटर है ना, भाखड़ा बांध की बात करें तो। और भाखड़ा बांध के बाद पानी और आगे जाता है, फिर एक बांध बनाया गया है, वो है नांगल। अगर राज्य की बात करेंगे तो वैसे तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य के अंतर्गत इसका जलग्रहण क्षेत्र आता है, लेकिन अगर एक राज्य दिया जाए ऑप्शन में तो हम पंजाब लेना ज्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि पंजाब के रूपनगर जिले पर यह बेसिकली बांध बनाया गया है। रूपनगर जो जिला है वो बाउंड्री पर है इसके पंजाब के, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला भी आ जाता है। अपने यहां भी बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश में भी बिलासपुर है। तो वहां पे जो बिलासपुर जिला है, वहां तक इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जो झील है, उसका क्षेत्र हमको देखने को मिलता है।
और इस डैम को बनाने से जो पीछे बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी बनी, जो झील बनी, उस झील का जो नाम है वो है गोविंद सागर। ठीक है। जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनके नाम पर यह नामकरण किया गया है। क्या नामकरण? गोविंद सागर। गोविंद सागर बहुत बड़ी झील है। झील का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि बांध बना दिए। बांध कौन से जगह पर बना है? भाखड़ा और नांगल, ये दो गांव के नाम है। ठीक है। तो भाखड़ा नांगल डैम बनाने के चलते जो झील बना वो है गोविंद सागर, पंजाब में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से डैम हैं? तो एक तो आप याद रखना, कोल डैम। क्या नाम है? कोल डैम। यहां पर लिखता हूं मैं, कोल बांध। ठीक है। इसके अलावा एक प्रमुख बांध है यहां पर जिसका नाम है नाथपा झाकरी। तो ये दो प्रमुख बांध है जो कि है सतलज नदी पर, और राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यानी कि HP, हिमाचल प्रदेश। तो इतना याद रखना है आपको। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? है ना? तो ये तो बेसिकली हम लोग बात करें सिंधु नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के हिसाब से भी हमने बांध देख लिया, कौन कौन से राज्य में ये बांध है ये भी हमने देख लिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चार प्रमुख बांधों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। चार प्रमुख बांधों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक तो यहां से आप सभी को पता है कि गंगा नदी का उद्गम होता है कहां से? उत्तराखंड में। और गंगा नदी भी बेसिकली दो जो प्रमुख नदियां हैं उनके, बेसिकली अगर हम लोग बात करें उनके मिलन स्थल के बाद उसको गंगा नदी का नाम दिया जाता है। तो एक नदी कौन सी है? भागीरथी नदी है। और भागीरथी में एक नदी आकर के मिल जाएगी, वो है अलकनंदा। उसके बाद इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है और फिर ये बेसिकली हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सबसे प्रवाहित होते हुए इंटर करेगी कहां पर? उत्तर प्रदेश में, है ना? अब आपको जो ध्यान में रखना है कि भागीरथी जब नदी आई, भागीरथी नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, और इस सहायक नदी का जो नाम है वो है भिलंगना नदी। ठीक है। तो यहां पे मैं नोट डाउन भी कर देता हूं। ये तो हो गया भागीरथी नदी। और भागीरथी की जो सहायक नदी है एक है अलकनंदा नदी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम जिस स्थान पर होता है उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद से ही इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है, आप सभी को इस बारे में पता होगा। और भागीरथी की एक छोटी सहायक नदी है, इस नदी का नाम है भिलंगना। और क्योंकि हम डैम के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं इसलिए हमको पता होना जरूरी है। तो भागीरथी और भिलंगना जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो जिस स्थान पर ये मिलेंगे ना उस स्थान पर एक डैम बनाएंगे जो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है टिहरी बांध। और सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। इसकी ऊंचाई है 226.5 मीटर। कहां से? जो बेस लेवल है ना, वहां से आधार से लेके ऊपर तक 226.5 मीटर टिहरी डैम की ऊंचाई। भारत का सबसे ऊंचा बांध। सेकंड नंबर पर देखते हैं भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल एक ग्रेविटी डैम है जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसका बेस काफी चौड़ा होता है। ठीक है। और ग्रेविटी डैम में अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल। ओवरऑल सबसे ऊंचा पूछा जाए तो फिर कौन सा है? टिहरी डैम है। क्लियर यहां तक सभी को? आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, है ना? अगर समझ आ रहा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। तो टिहरी डैम के बारे में याद रखना है। अब जैसे कि भाखड़ा नांगल में भाखड़ा एक बांध था, फिर थोड़ी दूर बाद नांगल बांध बनाया गया था, इसी प्रकार से टिहरी बांध में भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो टिहरी डैम है और टिहरी डैम के आगे फिर एक डैम बनाया गया है और इस डैम का नाम है कोटेश्वर। ये भी आपको मिलेगा भागीरथी नदी पर। ठीक है, कोटेश्वर बांध। तो टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध दोनों कहां पर है? भागीरथी नदी पर है। और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इसके अलावा गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। उत्तराखंड के दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से होता है इसका उद्गम, और फिर ये इंटर करती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, और गंगा नदी पर जाकर के मिल जाएगी भैया चुपचाप से, है ना?
तो यहां पे अगर हम लोग बात करें रामगंगा नदी पर, तो रामगंगा नदी पर एक फेमस डैम है, और इस डैम का जो नाम है वो है कालागढ़। तो कालागढ़ अगर बांध पूछा जाए तो ये रामगंगा नदी पर है, और रामगंगा नदी पर तो है ही है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्लियर है? और एक और बांध देखेंगे, अभी तक तीन बांध देख ली उत्तराखंड में। एक और बांध हम लोग देखेंगे जो काफी चर्चित रहता है भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर के। ये जो नदी है ना, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये भारत के, अगर हम बात करें उत्तराखंड और बेसिकली नेपाल के बीच सीमा बनाने का काम करे। इस नदी का नाम है काली नदी, और काली नदी पर एक प्रमुख परियोजना हमको देखने को मिलती है उत्तराखंड में। इसका नाम है टनकपुर परियोजना। क्या नाम है इसका? टनकपुर परियोजना। कौन सी नदी पर है? काली नदी पर है। ठीक है, तो काली नदी पर एक परियोजना देखेंगे, टनकपुर परियोजना। टनकपुर बैराज है, बेसिकली पानी डाइवर्ट किया जा रहा है यहां पास भी। तो टनकपुर के बारे में याद रखना। तो उत्तराखंड में टोटल कितने हैं? 4 बांध। एक हो गया कोटेश्वर, कोटेश्वर के ऊपर चले जाएंगे तो टिहरी। ठीक है, इसके अलावा टनकपुर है जो काली नदी पर है, और रामगंगा नदी पर जो बांध है वो है कालागढ़। क्लियर है यहां तक सभी को? रामगंगा नदी जिस नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, उस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, अब दूसरे मैप पे चले जाते हैं और बाकी के जो बांध है उसको डिस्कस करते हैं। इस मैप में बेसिकली हम डिस्कस कर सकते हैं जो उत्तर भारत है, बेसिकली सेंट्रल इंडिया के जो डैम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अपन एक काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो डैम है ना प्रमुख, उसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से बांध कहां कहां पर है। ठीक है, जल्दी हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आपको याद रखना है, मैं यहां पर नोट डाउन कराता हूं नामों को जो प्रमुख है। एक तो सिक्किम से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी पर एक प्रमुख परियोजना हम देखेंगे सिक्किम में। इस परियोजना का नाम है चुंगथांग परियोजना। चुंगथांग परियोजना या चुंगथांग बांध, ये कहां पे है? सिक्किम में है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तिस्ता नदी पर है। ठीक, तिस्ता नदी पर सिक्किम में है यह परियोजना चुंगथांग बांध। इसके बाद हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बांधों के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो डैम हम देखेंगे, एक तो याद रखना है पाकी परियोजना। ठीक है, पाकी बांध हो गया। दूसरा है पापुम पाप। एक हो गया पाकी, दूसरा है पापुम पाप, है ना। तीसरा आपको याद रखना है अपर सुबानसिरी। अपर सुबानसिरी, तो पाकी हो गया, पापुम पाप याद रखना है, अपर सुबानसिरी याद रखना है। एक प्रमुख परियोजना हम लोग देखते हैं जिसका नाम है कामेंग। सुबानसिरी नदी का नाम है, कामेंग भी नदी का नाम है। ठीक है, तो पापुम पाप, पाकी, सुबानसिरी, अपर सुबानसिरी, और हो गया कामेंग। ठीक है, इतने नाम आपको याद रखने हैं जो आपको मिलेंगे कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं कई बार। अगर हम असम की बात करेंगे तो असम में एक परियोजना है, उसका नाम है कपिली परियोजना, जो कि कपिली नदी पर है बेसिकली। और कपिली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो जो बड़ी बड़ी परियोजना है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो कपिली असम में है। कपिली को कोपिली भी कहा जाता है, नदी का नाम है, और नदी के नाम पे ही परियोजना का भी नाम है। और कपिली नदी या कोपिली नदी का है तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है यहां तक? ना इसके बाद देखते हैं नागालैंड के अंतर्गत आने वाली परियोजना के बारे में। तो नागालैंड में याद रखना है दोयांग परियोजना। ठीक है, दोयांग परियोजना के बारे में याद रखना है, कहां पे है? नागालैंड में है ये। नागालैंड से नीचे आ जाएंगे तो आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर का एक फेमस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तिपाई मुख। तिपाई मुख परियोजना, और बेसिकली यहां से नदी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बराक नदी पर यह परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है?
दोयांग परियोजना की बात करें तो दोयांग नदी का भी नाम है जिस पर ये प्रोजेक्ट है, नागालैंड में हम लोग देख रहे हैं। तिपाईमुख प्रोजेक्ट मणिपुर में है, जो कि बराक नदी पर बेसिकली बनाया गया है। क्लियर है यहां तक? ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बांध है। अब नागालैंड के नीचे हो गया मणिपुर, मणिपुर के नीचे है मिजोरम। मिजोरम में आपको याद रखना है, एक तो है टुई रियल, टुई रियल बांध। ठीक है, तो टुई रियल बांध के बारे में ध्यान में रखना है, ये कहां पर है, ये आपको मिलेगा मिजोरम में। क्लियर है? तो इतने प्रमुख जो डैम्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी काफी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। बाकी मेघालय में हम कुछ एकदम इंपॉर्टेंट या मेजर प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे, है ना, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो तिपाई मुख हो गया कहां पर, मणिपुर में, मणिपुर से नीचे है मिजोरम जहां पे तुई रियल परियोजना है ना। तुई रियल के अलावा एक मिलता जुलता नाम और है जिसका नाम है तुई वाई। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में, तुई वाई और तुई रियल। और बाकी पाकी, पापुम्पा, पपर सुबनसिरी, कामेंगे हो गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आने वाले ये प्रमुख रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में याद रखना है। यहां से प्रश्न ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो कौन से राज्य में है करके ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं सेंट्रल इंडिया की ओर। लेकिन सेंट्रल इंडिया की ओर जाने से पहले इस मैप में हम और क्या कवर कर सकते हैं। इस मैप में आप कवर कर सकते हैं बेसिकली झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। और अगर हम इस मैप में देखेंगे प्रीवियस मैप में, वैसे कवर तो हम इसमें भी कर सकते हैं। चलिए फिर इस मैप के अकॉर्डिंग हम डैम्स को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें उत्तर भारत में तो हमने बांध देख लिए, है ना, नॉर्थ ईस्ट में भी देख लिए। अब एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको पहले टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद फिर देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से मेजर बांध है। देखो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ना आपको ध्यान में रखना है, दो प्रमुख बांध पहले डिस्कस करते हैं। एक जो बांध है, दोनों के दोनों बांध आपको बेतवा नदी पर देखने को मिलेंगे, है ना, बेतवा नदी पर देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से दो बांध है, एक, दोनों ही बांध के बारे में एक बात ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही जो बांध है वो उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही गवर्नमेंट की जॉइंट परियोजना है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूं। एक जो परियोजना हो गया वो है राजघाट, राजघाट परियोजना। ठीक है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के भी ललितपुर जिले में है। हालांकि जिला इतना पूछा नहीं जाएगा, डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप याद भी रख सके और आपके एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो राजघाट परियोजना हो गया। और इसके अलावा एक आपको नाम याद रखना है, वो है माता टीला परियोजना। ठीक है, क्या है, माता टीला। राजघाट परियोजना और है माता टीला परियोजना, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। पहली बात, दोनों ही एक ही नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर। ठीक है, और ये बेतवा नदी जो है वो आपको पता है ना किसकी सहायक नदी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिनको पता है। कुछ आपके लिए होमवर्क भी होने चाहिए, जो आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है और बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बेतवा नदी पर है दोनों प्रोजेक्ट, राजघाट और माता टीला। राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। क्लियर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि बेसिकली बॉर्डर पर ही ये दोनों परियोजना बनाई गई है, जिसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश को भी मिलता है, मध्य प्रदेश को भी मिलता है। बट राज्य कहां पर, जहां पर ये स्थित है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और परियोजना हम देखेंगे, पूर्व की ओर चले जाएंगे थोड़ा, तो एक फेमस प्रोजेक्ट हम देखते हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, जो बेसिकली हम यहां पर देखेंगे, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है। और रिहंद जाकर के मिल जाएगी सोन नदी में, सोन की सहायक नदी है ये। ठीक है,
बेसिकली अगर हम बात करें तो सोन की सहायक नदी है ये। और बेसिकली सोन नदी पर मिलने से पहले रिहन नदी पर जो परियोजना बनाई गई है, इसका जो नाम है वो क्या है? इसका नाम है रिहंद परियोजना। अब परियोजना बना दिए, बांध बना दिए, तो रिहंद बांध बना दिए तो फिर बहुत बड़ा जलाशय बना। इस जलाशय का जो नाम है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम इसका? गोविंद वल्लभ पंत सागर। और गोविंद वल्लभ पंत कौन थे मेरे भाई? किसी को पता हो तो जरूर बताइए। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कहां पर? पंजाब में गोविंद सागर। नाम सिमिलर है लेकिन कंफ्यूजन दूर करना है। पंजाब में जो हमने डिस्कस किया वो है गोविंद सागर। यहां पर हमने डिस्कस किया जो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया था, तो पीछे जो बड़ा सा जलाशय बन गया, झील बन गया, उसका कुछ नामकरण किया गया। तो उसका नामकरण किया गया गोविंद सागर। गोविंद कौन थे? गुरु गोविंद की बात की जा रही है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। उनके नाम के आधार पर ये जो बड़ा सा जलाशय बना, झील बनी, उसे गोविंद सागर कहा गया। ये पंजाब में है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद नदी पर है। ठीक। और रिहंद नदी पर बनाए बांध तो बहुत बड़ा जलाशय बना, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये। उत्तर प्रदेश राज्य है, नदी कौन सी है? रिहंद है। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, पहले मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? गोविंद वल्लभ पंत। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नामकरण किया गया गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्लियर है? गोविंद सागर अलग है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अलग है। काफी बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, इसलिए मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बारे में ये याद रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम बोलने का मतलब है आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी झीलें हम देखेंगे जो प्राकृतिक झीलें हैं। अगर आपको झील पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सारे के सारे झीलों को कवर करूंगा, साथ में जलप्रपात को भी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो झील प्राकृतिक भी होती है, झील मानव निर्मित भी होती है। अगर कहीं पर बांध बना दे तो पीछे में बहुत सारा पानी तो स्टोर हो जाएगा, अगर घाटी वाला क्षेत्र है तो वहां पे भी झील का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे झील बनाया गया, जब रिहन नदी पर डैम बनाया जिसे रिहन बांध कहा गया, तो बहुत बड़ा वाटर बॉडी बन गया जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोले या सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बोले तो कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रखना। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील, तो वूलर झील है, जो कि अपने आप में प्राकृतिक झील भी है। ठीक है, जो कहां देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। क्लियर यहां तक? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर बांध देखेंगे तो ये 3 बांध याद रखना है। 2 बेतवा नदी पर है, एक है रिहन नदी पर। रिहन नदी पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसे रिहन सागर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बेतवा नदी पर है राजघाट और माता टीला। ये 3 बांध हो गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिहार में आपको ज्यादा कुछ प्रचलित बांध देखने को नहीं मिलेंगे। रिहन नदी जब सोन नदी पे मिल जाएगी और सोन नदी फिर आगे बढ़ के बिहार में जाएगी, और सोन नदी फिर आप सभी को पता है कि किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गंगा में आकर के मिल जाएगी, है ना। तो सोन नदी पर एक प्रमुख बैराज है जो कि कहां पर है? बिहार में। और इस बैराज का जो नाम है वो है इंद्रपुरी बैराज। इसके अलावा यहां पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आपको। इवन इंद्रपुरी बैराज के बारे में भी प्रश्न ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तब भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्यों छोड़े, है ना। तो बिहार में एक प्रमुख बांध है इंद्रपुरी बैराज। इसके अलावा कोसी नदी पर कोसी परियोजना बनाई गई है, जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है, तो वो तो अलग चीज है। बाकी इंद्रपुरी बैराज कहां पर है? बिहार में है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करें? इसके बाद झारखंड को ही डिस्कस कर लेते हैं पहले, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं। चलिए, तो यहां पे आप सभी को पता है कि गंगा नदी इस प्रकार से हो रही है प्रवाहित, है ना। और गंगा नदी फिर बिहार के बाद थोड़ा प्रवाहित होगी कहां पर? झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में।
और इसका जो पानी है फिर वो इधर की ओर चले जाएगा भैया, किधर, बांग्लादेश में इंटर कर जाएगा। तो गंगा नदी की जो मेन ब्रांच है वो तो बांग्लादेश चली जाती है, जिसे बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। लेकिन एक छोटा जो स्ट्रीम है वो इंडिया में भी प्रवाहित होता है पश्चिम बंगाल में, जिसे हम क्या कहते हैं, हुगली नदी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे पानी जो डाइवर्ट हो रहा है, वहां पे जो डैम बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, इस डैम को कहा जाता है फरक्का बैराज। ठीक है, ये पानी को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। गंगा नदी में जो पानी जाना चाहिए था उसको हुगली की ओर ट्रांसफर कर रहा है, जिसका नाम क्या है, फरक्का बैराज। काफी फेमस है, सभी को पता होगा। तो फरक्का बैराज कौन से नदी पर है, गंगा नदी पर है, पहली बात। फरक्का बैराज कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के कौन से जिले में है, तो मुर्शिदाबाद जिले में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये मुर्शिदाबाद जिले पे है ना, ऊपर लिख रहा हूं मैं। मुर्शिदाबाद क्या है, पश्चिम बंगाल का जिला है, जहां पर फरक्का बैराज जो है बनाया गया है गंगा नदी पर, ताकि गंगा नदी के जो पानी है उसको डाइवर्ट कर सके, कहां पे, हुगली नदी की ओर। सीधी सी बात, हुगली नदी की ओर पानी डाइवर्ट इसलिए करना है ताकि पश्चिम बंगाल के जो किसान उनको फायदा मिले, पहली बात। दूसरी बात, जो हुगली नदी पर जो पोर्ट है, कोलकाता जो पोर्ट है, इस पोर्ट को तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिले तभी तो जहाज आ पाएंगे, नहीं तो सिल्ट यानी कि गाद की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर, है ना। उस गाद की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि पानी का फ्लो बढ़ाया जाए। पानी का फ्लो गंगा नदी में बहुत ज्यादा है, तो भैया ज्यादा पानी बांग्लादेश भेज के भी क्या फायदा, थोड़ा पानी अपने पास भी रखना चाहिए। इस कारण से हुगली नदी पर पानी को थोड़ा डाइवर्ट किया जा रहा है फरक्का बैराज के चलते। क्लियर है, 10 किलोमीटर की ही दूरी है फरक्का बैराज और बांग्लादेश का बॉर्डर, इसी कारण विवाद बहुत तगड़ा रहता है यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं झारखंड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बांधों के बारे में। तो झारखंड से एक फेमस नदी, काफी प्रचलित नदी है, इसका नाम है, कौन सी नदी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी का उद्गम जो होता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है, और इसके बाद ये इंटर करती है कहां पर, पश्चिम बंगाल में, और फिर ये हुगली नदी पे आकर के मिल जाएगी, कौन सी, दामोदर नदी। और दामोदर की कुछ सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, एक हो गया कोनार नदी और एक है बराकर नदी, है ना। ये है दामोदर की सहायक नदियां। तो अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। देखो ये तो याद रखना, ये हो गया कोनार नदी, ये जो नदी है ये है बराकर नदी, और ये जो नीचे में हम जो नदी देख रहे हैं ये मेन रिवर है, कौन सी, दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी फिर जिस नदी पे आकर के मिल जाएगी वो कौन सी नदी है, हुगली नदी। ठीक है, तो अब कौन कौन से बांध है, तो 4 प्रमुख बांध है मेरे भाई, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोनार नदी पर जो बांध है उसका नाम है कोनार बांध। ठीक है, तो मैं डबल नहीं लिख रहा हूं, कोनार नदी है, कोनार नदी पर ही जो बांध है उसका नाम क्या है, कोनार बांध। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्टार्टिंग में 7 बांध बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन एक्चुअल में यहां पर बांध कितने बनाए गए, 4 बांध। 4 बांध में जो पहला बांध है वो दामोदर की एक सहायक नदी कोनार नदी पर बनाया गया, जिसे कोनार बांध के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी पर 2 प्रमुख बांध है, एक है तिलैया और दूसरा है मैथान। तो इससे मैं कहां पर लिखूं, तिलैया और मैथान, है ना, यहीं पर लिखते हैं। एक बांध हो गया तिलैया और दूसरा जो बांध है उसका नाम है मैथान। ठीक है, तो तिलैया और मैथान बराकर नदी पर है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है, क्योंकि बराकर खुद किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। तो ये ध्यान में रखना। तो 3 बांध हो गए और एक बांध बचेगा, वो है पंचेत। पंचेत जो बांध है वो स्वयं दामोदर नदी पर है। क्लियर, तो एक बांध दामोदर नदी पर जिसका नाम है पंचेत, एक बांध कोनार नदी पर जिसका नाम है कोनार, 2 बांध बराकर नदी पर, एक हो गया तिलैया, दूसरा है मैथान। टोटल 4, कोनार, तिलैया, मैथान और पंचेत, 4 बांध है। बनाए जाने का प्रस्ताव शुरू में 7 था, एक्चुअली बनाया गया 4 बांध। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, है ना। ये तो बात हो गई झारखंड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बांध की। इसके अलावा ना अगर हम बात करें तो हुगली की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। और ये जो मयूराक्षी नदी है ये झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में प्रवाहित होती है। मयूराक्षी जो नदी है झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे बेसिकली एक बांध बनाया गया है, कहां पर, झारखंड में, ठीक है। तो नदी का नाम क्या है, मयूराक्षी नदी है, बांध का नाम भी मयूराक्षी बांध है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड में मिलेगा, बेसिकली बॉर्डर के पास स्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य वाले बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी झारखंड से होकर के प्रवाहित हो रही है, एंटर कर रही है कहां पर, पश्चिम बंगाल में, और मिल जाएगी ये भी हुगली में, हुगली की सहायक नदी है। सारा जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग पहले भी अपनी क्लास में कई बार पढ़े हैं सीजीपीएससी के बैचेस में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं सीजीपीएससी के बैच से तो संस्थान के दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रदान की जाएगी। ये सारा चीज हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, दो दो तीन तीन क्लासेस में केवल बांध पढ़े हमने। और आज भी अगर बेसिकली हम लोग देखें तो एक क्लास में तो सारे रिवर को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा जो है वो समाप्ति की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर हम लोग बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख बांध है ना। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सेंट्रल इंडिया के ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां पर हमको बांध देखने हैं। लेकिन क्योंकि समय सीमा समाप्त होने वाली है इसलिए आज के इस डिस्कशन में हम बाकी के बांध को तो कवर नहीं कर पाएंगे। इनको हम कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में जो आपको कल देखने को मिलेगी। तो आज के बेसिकली अगर हम लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज के सर लेक्चर में बेसिकली टाइम पीरियड थोड़ा कम हो रहा है। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, उत्तर भारत के प्रमुख बांधों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख बांध को हमने डिस्कस किया, साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ के कुछ बांधों को हमने डिस्कस किया। तो ये तीन सेक्शन बेसिकली हमने कवर किया आज के इस क्लास में। अगली जो क्लास है उसमें बाकी के जो इंडिया के जो मेजर डैम्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। क्लियर है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी अगर आप लोग लगातार सपोर्ट देते रहेंगे तो, है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल पर पहली बार आप आ रहे हैं या पहली बार नहीं भी आ रहे हैं, बार बार आ चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको नई नई इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और अगर आप संस्थान के किसी भी बैच से इनरोल होना चाहते हैं तो अभी तो काफी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो जानकारी प्रदान की जाएगी। ई बुक भी अवेलेबल है, कोर्सेस भी अवेलेबल है, किसी प्रकार के मेंटरशिप गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप कॉल कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वहां पर, ठीक है। अब बाकी के जो हमारे बांध बच्चे हैं अभी, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइमिंग क्लास की होती है 2 से 3:30, है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और टाइम से क्लास से जरूर जुड़े। थैंक यू।